हेलो स्टूडेंट्स, नवांग कोड डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज सोशल साइंस कक्षा 10 में स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान लेसन नंबर 10 का सेकंड पार्ट मैं आपके सामने आपको समझा रही हूँ, जो कि है कंट्रीब्यूशन ऑफ एमपी इन फ्रीडम मूवमेंट्स पार्ट 2। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनका 1857 के संग्राम में क्या योगदान रहा। ठीक है, इसी के अंतर्गत अभी वही लेसन चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि इसी लेसन में हम गांधी जी के तीनों आंदोलन के अंतर्गत क्या भूमिका उन आंदोलन की 1857 के संग्राम में, या 1857 के संग्राम की जो भूमिका तैयार हुई थी उस भूमिका में गांधी जी के तीनों आंदोलनों की क्या स्पष्ट भूमिका रही, यानी क्या सहयोग रहा। क्योंकि 1857 तो जो आंदोलन था वो तो असफल हो गया था और उस समय तक तो गांधी जी थे नहीं। और जब उसके बाद जब गांधी जी आए 1920 में गांधी जी का पहला आंदोलन आया, तो गांधी जी के आंदोलन की क्या भूमिका रही। तो लेकिन गांधी जी के आंदोलन के पहले हमें ये भी देखना है कि 1857 के समय जितने भी आंदोलन थे और जो भी आंदोलन मध्य प्रदेश में हो रहे थे, उन्हीं आंदोलन की भूमिका के साथ साथ ये आंदोलन भी आगे बढ़े हैं। तो पहला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। इसके अंतर्गत ग्वालियर, भोपाल, इंदौर जैसी बड़ी रियासतों के अतिरिक्त छोटी रियासतों ने भी असहयोग आंदोलन के समय बड़ा उत्साह दिखा। इस अवसर पर गांधी जी ने छिंदवाड़ा, जबलपुर, खंडवा, सिवनी का दौरा किया और इस दौरे में जनता ने अभूतपूर्व राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। गांधी जी ने जनता में असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनता ने शराबबंदी, तिलक स्वराज्य फंड, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का त्याग कर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, हथकरघा उद्योग की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अपना योगदान दिया। वकीलों ने वकालत त्याग दी। जो वकील न्यायालय जाना चाहते थे उन्होंने गांधी टोपी पहनकर न्यायालयों में प्रवेश किया। जिला समितियों ने शासकीय आज्ञाओं की अवहेलना कर भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए, जिससे लोगों की भय एवं अधीनता की मनोवृत्ति दूर हुई। इस आंदोलन के समय सांप्रदायिक सद्भावना की अभूतपूर्व मिसालें यहाँ देखने को मिली। तो आप समझ ही गए होंगे कि गांधी जी का जो पहला आंदोलन था, जो कि उन्होंने 1920 में शुरू किया था, उसमें मध्य प्रदेश की जनता ने अपना सहयोग किस प्रकार दिया था। तो आपको जो लेसन है उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान। तो पार्ट 1 में मैंने उन शहीदों के बारे में बताया था जिन्होंने 1857 में अपना सहयोग प्रदान किया था, और इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि जब गांधी जी आए और गांधी जी ने अपने आंदोलन शुरू किए तो उसमें मध्य प्रदेश की जनता ने किस तरह से अपना सहयोग प्रदान किया था। अब इसी के अंतर्गत असहयोग आंदोलन के ही अंतर्गत एक सत्याग्रह हुआ था जिसे झंडा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि 1923 में हुआ था। सन आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि झंडा सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो 1923 में शुरू हुआ था झंडा सत्याग्रह। तो राष्ट्रीय ध्वज किसी राष्ट्र की संप्रभुता, अस्मिता और गौरव का प्रतीक होता है। संप्रभुता यानी एकता, अस्मिता यानी उसकी इज्जत और गौरव सब जानते हैं, गर्व का प्रतीक होता है राष्ट्रीय ध्वज हमारा। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में चरखा युक्त तिरंगे को यह झंडा प्राप्त रहा है। जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे तो हमारे तिरंगे पर क्या बना होता था? चरखा। और अब क्या बना होता है? अशोक चक्र। ठीक है, तो चरखा युक्त तिरंगे को यह झंडा प्राप्त रहा। 1923 में इस ध्वज की आन बान शान को लेकर एक प्रसंग उपस्थित हो गया। वो प्रसंग क्या था? और ये भी देख लें आप, इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय को झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या था? असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसकी मानसिक तैयारी की पड़ताल के लिए कांग्रेस ने एक समिति गठित की थी। वह समिति जबलपुर आई और जो समिति आई उसके नेता हकीम अजमल खां थे। जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि खां साहब को अभिनंदन पत्र भेंट किया जाएगा और जबलपुर नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया जाएगा।
जैसे ही ये बात गोरे डिप्टी कमिश्नर को पता चली कि उसे लगा कि ये जो घटना घट रही है इसमें ब्रिटिश हुकूमत का अपमान हो रहा है और उसे चुनौती दी जा रही है, तो वह भड़क गया और उसने पुलिस को ये हुक्म दिया कि तिरंगे झंडे को न केवल उतारा जाए बल्कि पैरों से कुचला जाए, जिसका परिणाम स्वाभाविक रूप से तीव्र जनाक्रोश के रूप में फूटा और आंदोलन आरंभ हो गया। और इस आंदोलन ने कुछ ही महीनों में अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया। इसके विरोध में पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी, नरसिंह दास अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह चौहान तथा अन्य स्वयंसेवकों ने झंडे के साथ जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। पंडित सुंदरलाल पर मुकदमा चला और उन्हें 6 माह के कारावास की सजा दी गई। नगरपालिका जबलपुर के सभी सदस्यों ने विरोध स्वरूप सामूहिक इस्तीफा दे दिया और झंडा सत्याग्रहों की पहली टोली की गिरफ्तारी के बाद दूसरी टोली ने, जिसमें प्रेमचंद्र, सीताराम जाधव, छिग्गेलाल स्वर्णकार, टोडरमल थे, उन्होंने टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया और यह झंडा आंदोलन नागपुर तथा देश के अन्य भागों में फैल गया। तो ये था झंडा सत्याग्रह जो कि 1923 में जबलपुर से शुरू हुआ। घटना मैंने आपको बता ही दी है और ये आपका एक लघु क्वेश्चन का आंसर भी है, इसलिए इसकी स्टडी अच्छे से करें। इसके बाद अभी हम असहयोग आंदोलन की बात कर रहे थे। गांधी जी का पहला आंदोलन था अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में लेसन नंबर 9 में कि लॉर्ड इरविन के समय गांधी जी ने 11 मांगें रखी थीं और उन्होंने कह दिया था कि यदि इन मांगों को नहीं माना गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया जाएगा। लॉर्ड इरविन ने मांगें नहीं मानी और गांधी जी ने योजनानुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया था। तो इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था ये देखेंगे। तो दुरिया जंगल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला सत्याग्रह है दुरिया जंगल। ये भी क्वेश्चन है कि जंगल सत्याग्रह के बारे में आप जानकारी दो, तो आपके सिलेबस में, आपके लेसन में 2 जंगल सत्याग्रह है, एक दुरिया जंगल सत्याग्रह, एक नीचे आप देख रहे हैं घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह। तो यदि पर्टिकुलर नाम लिखा है तो जो पूछा जा रहा है उसी का आंसर देना है, और यदि नाम नहीं है, केवल क्वेश्चन ये है कि जंगल सत्याग्रह लिखो, तो आप दुरिया जंगल भी लिख सकते हैं और घोड़ा डोंगरी भी लिख सकते हैं, जो आपको याद हो जाए। तो पहले हम दुरिया जंगल समझेंगे। 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह किया था, तब सिवनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चलाया था। नाम याद रखना है। सिवनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नेता कौन था, तो आपको नाम याद रखना है, दुर्गा शंकर मेहता। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा, ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चलते हैं साथ में। सिवनी से 9-10 मील दूर सरकारी जंगल चंदन बागीचों में घास काटकर यह सत्याग्रह किया जा रहा था और इसी सिलसिले में 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी जिले के ग्राम दुरिया, जो कि सिवनी से 28 मील दूर है, इसमें सत्याग्रह की तारीख निश्चित हुई। कुछ स्वयंसेवक घास काटकर सत्याग्रह करने गए। पुलिस दरोगा और रेंजर ने सत्याग्रहियों का समर्थन करने आए जन समुदाय के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, जिससे जनता उत्तेजित हो उठी। सिवनी के डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म दिया, टीच देम ए लेसन, यानी इन्हें सबक सिखाओ। उसने जैसे ही ऐसा कहा, पुलिस ने गोली चला दी और घटना स्थल पर ही 3 महिलाएं और 1 पुरुष शहीद हो गए। चारों शहीद आदिवासी थे और इस घटना से मध्य प्रदेश के गिरिजन समुदाय में भी स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित होने के पुष्ट प्रमाण मिलते हैं। इन शहीदों के शव भी अंतिम संस्कार के लिए इनके परिवार वालों को नहीं दिए गए। तो ये दुरिया जंगल सत्याग्रह था। जंगल में सत्याग्रही घास काटने के लिए आए थे। सरकारी जंगल था, चंदन के बगीचे थे, वहाँ पर सत्याग्रहियों द्वारा घास काटे जा रही थी
उनका समर्थन करने आए स्वयंसेवक, उनका समर्थन करने आए जन समुदाय के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया और हुक्म दिया, टीच देम ए लेसन, इन्हें सबक सिखाओ। गोली चला दी पुलिस ने और घटना स्थल पर ही जो है वो कुछ आदिवासी पुरुष और महिला शहीद हो गए। और जब वो शहीद हो गए तो पुलिस अधिकारियों ने इनके शव भी अंतिम संस्कार के लिए इनके परिवार वालों को नहीं दिए। ये था दुरिया जंगल सत्याग्रह जो कि सिवनी में हुआ था। दूसरा सत्याग्रह है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह। ये आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले का है। वहां के वनवासियों ने पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष किया और बैतूल के आदिवासी समुदाय ने विद्रोह की मशाल थाम ली। तो बैतूल के पास एक जगह है शाहपुर। शाहपुर के समीप बंजारी ढाल का गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू आदिवासियों का नेता था। और जब पुलिस गंजन सिंह को गिरफ्तार करने बंजारी ढाल पहुंची तो आदिवासियों ने इसका प्रतिरोध किया। पुलिस ने वनवासी समुदाय पर गोलियां चलाईं, जिसमें कोमा गौड़ एक व्यक्ति था, कोमा गौड़ नाम का, घटना स्थल पर ही शहीद हो गया। और गंजन सिंह पुलिस का घेरा तोड़कर निकल गया। उसके पास ही एक जगह है जम्बाड़ा। जम्बाड़ा में पुलिस की गिरफ्त में आदिवासियों को मुक्त कराने के लिए एकजुट भीड़ पर पुलिस के बर्बर बल प्रयोग में रामू तथा मकड़ू गौड़ शहीद हो गए। बर्बर बल प्रयोग यानी अत्यधिक गोलियां चलाना। तो उस जगह पर रामू तथा मकड़ू गौड़ शहीद हो गए। ठीक है। अब इसी के अंतर्गत एक और घटना है चरण पादुका गोलीकांड की। ये भी मध्य प्रदेश के छतरपुर की है। ये घटना है 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर रियासत में उर्मिल नदी के किनारे चरण पादुका में स्वतंत्रता सेनानियों की एक विशाल सभा चल रही थी। काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे और नौगांव स्थित अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के हुक्म पर बिना किसी चेतावनी के जो सभा चल रही थी उसकी भीड़ में इन्होंने आकर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे अनेक लोग मारे गए। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। इस लोमहर्षक कांड में अंग्रेज सरकार ने 6 स्वतंत्रता सेनानियों का पुलिस की गोली से शहीद होना स्वीकारा। तो इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसी ही घटना रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी। एक सभा चल रही थी, वहाँ जनरल डायर अपने कुछ सैनिकों के साथ आया और उसने भीड़ पर बिना कोई चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चला दी। तो वो कहाँ की घटना थी? वो पंजाब के अमृतसर की थी और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की थी। स्थिति और जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल लगभग वैसी ही थी, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। अब इन्हीं संघर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश के एक प्रमुख क्रांतिकारी रहे जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा नामक ग्राम में हुआ था। 14 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन से ये जुड़े और गिरफ्तार होने पर अदालत में उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल खाना बताया। तभी से चंद्रशेखर के नाम के साथ आज़ाद जुड़ गया। ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का दूसरा नाम था चंद्रशेखर आजाद। संपूर्ण उत्तर भारत में सशक्त क्रांति की ज्वाला धक्काने तथा क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी तैयार करने का श्रेय चंद्रशेखर आजाद को जाता है। 1926 से 1931 तक लगभग हर अंग्रेज विद्रोही गतिविधियों में वे शामिल थे और वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के जनरल ऑफिसर इन कमांड बने रहे। झांसी और ओरछा के बीच ग्राम ढीमरपुरा के नज़दीक सातार नदी के किनारे
चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना डेरा जमाया और वे वहाँ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से ढीमरपुरा ग्राम के लोगों को दिन में रामकथा सुनाते थे और भोजन का इंतजाम करते थे और वहीं से झांसी की क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते थे। उत्तर भारत की पुलिस आज़ाद के पीछे पड़ी हुई थी और दल के कुछ साथी विश्वासघात कर चुके थे, जिससे वो बहुत चिंतित थे। वे छिपते छिपते इलाहाबाद पहुंचे। 27 फरवरी 1931 को वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे और 10 बज रहे थे दिन के कि पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। आज़ाद ने पुलिस के छक्के छुड़ा दिए, किंतु जब उनकी पिस्तौल में एक गोली बची तब उसे अपनी कनपटी पर दाग कर वे शहीद हो गए। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों में अपनी अमिट छाप छोड़कर गए। ठीक है। अब गांधी जी के 2 आंदोलन के बाद गांधी जी का आखिरी आंदोलन आया, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई में पारित हुआ। एक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इसे पारित किया और 8 अगस्त को जैसे ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ कि 9 अगस्त को गांधी जी सहित सारे बड़े नेता बंदी बनाए जा चुके थे। ऐसी स्थिति में पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम आपने कहाँ सुना था? जब मैंने लेसन नंबर 12 आपको बताया था, संविधान का जब गठन हो रहा था उस समय मध्य प्रदेश से पंडित रविशंकर शुक्ल भी संविधान का निर्माण करने के लिए गए थे। ठीक है। और जब भारत आज़ाद हुआ तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ही बने थे। पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र सहित मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता दमन के नग्न तांडव का सामना करने के लिए अपने प्रदेश वापस लौट आए। दमन का नग्न तांडव आप जानते हैं कि भगवान शिव के द्वारा किया गया ऐसा नृत्य है जब की पृथ्वी पर प्रलय आ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा जब अंग्रेज़ों की जो नीतियां थीं वे बहुत ज़्यादा दमनकारी हो रही थी, वो देखने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल और द्वारका प्रसाद मिश्र जो है मध्य प्रदेश वापस आए। प्रत्येक नगर, तहसील और ग्राम में जनता ने अपने आप को संगठित किया और संघर्ष का सूत्रपात किया। बैतूल जिले में आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया। पुलिस ने गोली चलाकर दमन का प्रयास किया। मंडला, सागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर आदि स्थानों पर जनता ने शासकीय कार्यालयों पर हमला कर अभिलेखों को विनष्ट कर दिया। रेल, तार परिवहन के साधनों को छिन्न भिन्न कर दिया और पुलिस ने यहाँ दमनकारी नीति अपनाई। जबलपुर में सेठ गोविंद दास बंदी बना लिए गए। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन तेज हुआ। खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, दमोह, बालाघाट इन सभी जगहों पर नागरिकों ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लिया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जबलपुर की तिलक भूमि तलैया में सभा रखी गई और 1 सप्ताह तक हड़ताल रखने का फैसला लिया। 14 अगस्त को फुहारे से निकलने वाले जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें युवक गुलाब सिंह इस हादसे में शहीद हुए। और इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन की उमंग में लोगों ने तय कर लिया कि पुलिस वालों की वर्दी उतारकर उन्हें खादी के कपड़े पहनाने के लिए विवश कर देंगे। इसी बीच मुल्ताई से पुलिस के और जवान आ पहुंचे, जिन्होंने जुलूस पर गोली चला दी, जिसमें महादेव तेली स्वतंत्रता की वेदी पर बलिदान हो गए। मुल्ताई में महादेव तेली जो है वो स्वतंत्रता की वेदी पर बलिदान हो गए। रीवा राज्य के अंतर्गत सतना के कृपालुपुर ग्राम में जब पुलिस ने गोलियां चलाईं तब लाल पदमधर सिंह राष्ट्रीय झंडा हाथ में लिए सीना तार कर खड़े हो गए और वे भी पुलिस की गोली से वीरगति को उन्होंने प्राप्त की। तो ये तो थे मध्य प्रदेश
में गांधी जी के तीनों आंदोलन, तो मध्य प्रदेश में गांधी जी के तीनों आंदोलन का क्या प्रभाव रहा और किन किन लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया, कौन कौन से वीर शहीद हुए, उनके सारे नाम। अब राष्ट्रीय जागरण में समाचार पत्रों की भूमिका। तो जब राष्ट्र को जगाना होता है और जब लोगों को जगाना होता है तो ऐसी स्थिति में समाचार पत्र अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि के लिए अनेक कारकों का संयोग रहा, जिसमें समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं के आगमन ने राष्ट्रीयता की भावनाओं को बल दिया। उस समय ऐसे अनेक समाचार पत्र प्रकाशित हुए जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की अन्याय एवं दमनकारी नीति से जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। इनमें प्रमुख थे, कौन कौन से समाचार पत्र थे? कर्मवीर, अंकुश, सुबोध सिंधु जो खंडवा से निकलता था, न्याय सुधा हरदा से निकाला जाता था समाचार पत्र, आर्य वैभव बुरहानपुर से, इसके बाद लोकमत जबलपुर से, प्रजामंडल पत्रिका इंदौर, सरस्वती विलास जबलपुर, साप्ताहिक आवाज़ एवं सुबह वतन भोपाल। ये सभी समाचार पत्रों ने ब्रिटिश सरकार के प्रतिबंधों को बहुत जोर शोर से उजागर किया और जब इन प्रतिबंधों के कारण ये समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो सके तब गुप्त रूप से बुलेटिन एवं पर्चों ने जनजागृति का कार्य किया। तो राष्ट्रीय जागरण में इन सभी समाचार पत्रों की विशिष्ट भूमिका रही। ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, तो इसे ध्यान से आप इसकी स्टडी करें। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के समय स्थापित संस्थाएं एवं संगठन, कौन कौन से ऐसे संगठन थे जिन्होंने लोगों को जगाने का कार्य किया, जो कि हम अध्याय 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनेक संस्थाओं ने आंदोलन की गतिविधियों में संलग्न रहते हुए रचनात्मक कार्य भी किए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन संगठनों में अग्रणी भूमिका निभाई। रियासतों में प्रजामंडल तथा सार्वजनिक सेवा संघ प्रमुखता से उभरे। इसके अतिरिक्त और भी संस्था एवं संगठनों की स्थापना हुई जिन्होंने रचनात्मक कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें प्रमुख थे गुरुकुल 1929 जो कि सतना में स्थापित हुई, हिंदुस्तानी सेवा दल 1931, चरखा संघ रीवा, ग्वालियर राज्य सेवा संघ तथा हरिजन सेवक संघ 1935 ग्वालियर में इसकी स्थापना हुई, लोक सेवा संघ 1939 खरगोन, ग्राम सेवा कुटीर 1935 सेंधवा, सेवा समिति बैतूल, सेवा मंडल रतलाम, ज्ञान प्रकाश मंडल इंदौर। ये सारी संस्थाएं इन जगहों पर स्थापित हुईं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अनेक राजनीतिक दलों एवं समाज सेवी संस्थाओं का गठन हुआ जिनकी रीति एवं नीति कांग्रेस से पृथक थी, परंतु आंदोलन में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। तो आपने देखा कि चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों में मध्य प्रदेश ने अपना विशिष्ट योगदान दिया है। मध्य प्रदेश में रहने वाले जो वीर थे उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा योगदान दिया। जो चंद्रशेखर आज़ाद जिनकी अभी अभी हमने बात की, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश की आज़ादी के लिए। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में स्थापित जो समाचार पत्र थे उन्होंने योगदान दिया और इस समय स्थापित संगठन एवं संस्थाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देश को आज़ाद कराने में। तो ये जो लेसन था वो आज कंप्लीट हुआ। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए।